हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की ऑनलाइन एजुसेट कक्षाओं में। प्यारे बच्चों, मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरेट। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का टॉपिक विभाजन मूल्य, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चतुर्थक, दशमक और शतमक के बारे में। प्यारे बच्चों, इस कक्षा के उपरांत आप सभी बच्चे जान पाएंगे कि विभाजन मूल्य क्या होता है और चतुर्थक क्या होता है, शतमक और दशमक क्या होता है और किन सूत्रों का प्रयोग करके किस प्रकार से हम इनकी गणना करते हैं। तो चलिए अपनी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है विभाजन मूल्य, जिसे हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विभाजन मूल्य होता क्या है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विभाजन का अर्थ होता है बांटना, अर्थात वो मूल्य जो श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांटता है। जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांटता है वो तो हमारी मध्यिका होती है, लेकिन अगर श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांटा जाए तो वो मूल्य क्या कहलाएगा, विभाजन मूल्य कहलाएगा, पार्टीशन वैल्यू कहलाएगा। तो आप परिभाषा क्या लिखोगे कि श्रृंखला में वो मूल्य जो श्रृंखला को दो से अधिक भागों में बांटता है वो मूल्य क्या कहलाएगा, हमारा विभाजन मूल्य कहलाएगा। और विभाजन मूल्य के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे चतुर्थक, दशमक और शतमक के बारे में। तो ये तीनों क्या हैं, ये भी विभाजन मूल्य ही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चतुर्थक क्या होता है। तो ये भी एक क्या है, विभाजन मूल्य है, लेकिन ये किस प्रकार का विभाजन मूल्य है, जो श्रृंखला को चार बराबर भागों में बांटता है। चतुर्थक को हम क्वार्टाइल बोलते हैं। तो क्वार्टाइल श्रृंखला को कितने भागों में बांटेगा, चार बराबर भागों में बांटेगा। दूसरे नंबर पर हमारा विभाजन मूल्य आता है दशमक, डेसाइल। ये श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटता है। और ये तीसरा हमारा विभाजन मूल्य है शतमक, जिसे हम परसेंटाइल बोलते हैं। तो ये वो विभाजन मूल्य है जो श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटता है। तो ये तो हुई इनकी परिभाषा। श्रृंखला हमारी जिसके अंदर हमारे आंकड़े होते हैं, शून्य से लेकर हमारे आंकड़े कहीं तक भी हो सकते हैं। तो उस श्रृंखला को अगर चार बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग अलग अलग से चतुर्थक कहलाएगा। तो हम इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह से ही हमारी श्रृंखला है। 0 से हमारे नंबर शुरू होते हैं, तो 0 से नंबर हमारे 100, 200, 300, 1000 जितने भी हो वहीं तक हो सकते हैं। हम यहाँ मान लिया हमने, ये हमारी श्रृंखला है और इसके अंदर ही हमारे आंकड़े 0 से 100 तक है। अब अगर हम चतुर्थक की बात करें तो चतुर्थक श्रृंखला को कितने बराबर भागों में बांटेगा, चार बराबर भागों में। मैंने श्रृंखला को यहाँ बांट दिया तो ये दो हिस्से बन गए। ये हमारा आधा हिस्सा, आधे आंकड़े इधर हैं, आधे आंकड़े इधर हैं। लेकिन चतुर्थक श्रृंखला को कितने बराबर भागों में बांटता है, चार बराबर भागों। तो चार बराबर भाग इस तरह से। तो ये हमारे कितने भाग हो गए, एक श्रृंखला के चार बराबर भाग हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब ध्यान से देखने की चीज इसमें क्या है कि ये हमारा पहला चौथाई हिस्सा है, ये दूसरे नंबर का है Q2 और ये Q3। तो चतुर्थक जिसे हम क्वार्टाइल बोलते हैं उसे हम Q1, Q2, Q3 इससे हम उसको नोट करेंगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो चतुर्थक होता है वो श्रृंखला को चार बराबर भागों में बांटता है। लेकिन अगर हम गिनती की बात करें तो चतुर्थक कितने होते हैं गिनती में, 3 होंगे। अब ये 3 चतुर्थकों ने इस श्रृंखला को चार बराबर भागों में बांट दिया। ये हमारा पहला चतुर्थक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर कि जो Q2 होता है, दूसरे नंबर का जो चतुर्थक होता है, वो श्रृंखला के बिल्कुल मध्य में होता है। तो जो मध्यिका होती है वो भी श्रृंखला के मध्य में होती है। तो इसीलिए क्वार्टाइल 2 जो होता है वो मीडियन यानी कि मध्यिका के बराबर होता है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि Q2 किसके बराबर होता है, मध्यिका के बराबर होता है। इसीलिए जब हम चतुर्थक निकालते हैं तो हम Q2 नहीं निकालते, क्योंकि Q2 मध्यिका के ही बराबर होता है और हम Q1 और Q3 इन दो चतुर्थकों की ही गणना करते हैं। तो जो Q1 है उसके अंदर हमारे 25% आंकड़े होते हैं और 75% आंकड़े, ये 3 भाग उससे ऊपर होते हैं। Q2 जो होता है वो श्रृंखला को बिल्कुल मध्य में होता है, आधी श्रृंखला उससे नीचे होती है, आधी श्रृंखला उससे ऊपर होती है। लेकिन Q3 जो हमारा होता है उसके अंदर 75% आंकड़े, ये 3 भाग जो हैं ये Q3 से कम होंगे और एक भाग यानी कि 25% आंकड़े हमारे Q3 से ऊपर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि जो चतुर्थक होता है वो श्रृंखला को चार बराबर भागों में बांटता है और Q2 जो होता है, दूसरे नंबर का जो चतुर्थक होता है, वो मध्यिका के बराबर होता है। इसीलिए हम Q1 और Q3 इन दो चतुर्थकों की ही गणना करते हैं। अब बात करते हैं हम दशमक।
तो जिस प्रकार से चतुर्थक हमारे श्रृंखला को 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन गिनती में कितने हुए? 1, 2 और 3, Q1, Q2 और Q3। ऐसे ही दशमक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन गिनती में दशमक 9 होंगे। D1, D2, D3 इस तरह से D9 तक। तो एक दशमक भी हमारा कम होता है, जैसे एक चतुर्थक हमारा कम होता है Q1, Q2 और Q3 की तरह। तो दशमक की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? ऐसा मूल्य जो श्रृंखला को कितने बराबर भागों में बांटेगा? 10 बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन संख्या में दशमक कितने होंगे? 9। ऐसे ही तीसरे नंबर पर हमारा आता है विभाजन मूल्य शतमक, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल वो मूल्य होता है जो श्रृंखला को कितने बराबर भागों में बांटता है? 100 बराबर भागों में बांटता है। तो 100 बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन शतमक की संख्या कितनी होगी, गिनती कितनी होगी? 99, एक कम, जैसे हमने क्वार्टाइल में किया ठीक ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको ध्यान किस चीज का देना है कि जो हमारा चतुर्थक होता है वो 4 बराबर भागों में श्रृंखला को बांटता है, लेकिन गिनती में कितने होते हैं चतुर्थक? 3। ऐसे ही जो दशमक होता है इसे हम D से नोट करते हैं, तो ये श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, लेकिन संख्या में होते कितने हैं? ये 9 होते हैं, डेसाइल 9 होते हैं। ऐसे ही जो परसेंटाइल होता है जिसे हम P से नोट करते हैं, तो परसेंटाइल श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन संख्या में कितने होते हैं? ये 99 होते हैं। तो हमने इस तरह से चतुर्थक, दशमक और शतमक इनकी परिभाषा पढ़ी, ये संख्या में कितने होते हैं ये पढ़ा। अब आप सभी को पता है कि हमारी श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और आवर्ती वितरण श्रृंखला। इन तीनों श्रृंखलाओं के अंदर हम चतुर्थक, दशमक और शतमक को किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से इसकी गणना करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रृंखला को हम देखते हैं। सब आप सभी को पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसके अंदर प्रत्येक मद का अलग अलग से मान दिया हुआ होता है। उदाहरण के लिए अगर कक्षा के अंदर 25 विद्यार्थी हैं और हम उनके अंक देख रहे हैं, तो 25 के 25 विद्यार्थियों के अलग अलग से अंक लिखे हुए मिलेंगे। अगर 2 विद्यार्थियों के या 4 विद्यार्थियों के अंक एक जैसे हैं, तो हम उनको 4 बार अलग अलग से लिखेंगे। तो वो श्रृंखला हमारी क्या कहलाती है? व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती है, जिसके अंदर प्रत्येक मद का अलग अलग मान दिया हुआ होता है। दूसरी श्रृंखला होती है हमारी खंडित श्रृंखला, जिसे हम विविक्त श्रृंखला भी कहते हैं। तो खंडित श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसके अंदर जो हमारी बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वो, और दूसरी तरफ हमारी मदें होती है। तो एक मद, जैसे 25 अंक अगर 4 विद्यार्थियों के आए हैं, तो 25 के सामने हम 4 लिखेंगे, क्योंकि उसकी बारंबारता कितनी है, आवर्ती कितनी है, 4। तो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हमारी एक ही पंक्ति होती है जिसके अंदर हमारी मदें दी हुई होती हैं, जबकि खंडित श्रृंखला के अंदर हमारी 2 पंक्तियां बनेगी, एक जिसके अंदर हमारी मदें होती हैं और दूसरी जिसके अंदर हमारी आवर्तियां होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। और तीसरी श्रृंखला होती है हमारी आवर्ती वितरण श्रृंखला, जिसके अंदर हमें क्या दिए हुए मिलते हैं, हमें अपने वर्गांतर दिए हुए मिलते हैं। तो इन तीनों श्रृंखलाओं के अंदर हम चतुर्थक, दशमक और शतमक की किस प्रकार से गणना करेंगे, उसके लिए हम कौन कौन से फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम क्वार्टाइल की बात करें, चतुर्थक की बात करें, तो चतुर्थक निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हम फार्मूला यूज करते हैं n+1/4, और इस नंबर के ऊपर जो आइटम आएगा, जो मद आएगी, वो मद। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे हम? n+1/4। n यहाँ पर क्या है? n मदों की संख्या। तो मदों की संख्या अगर हमारी 10 है, तो 10 जमा 1/4। 4 क्यों किया हमने? क्योंकि चतुर्थक संख्या को कितने बराबर भागों में श्रृंखला को बांटता है? 4 बराबर भागों में। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? n जमा 1/4। n यहाँ पर मदों की संख्या है। और अगर हमें दशमक निकालना है, तो दशमक के अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ करेंगे हम n+1/10, और इस नंबर पर जो मद आएगा, ये जो आएगा हमारा n+1/10 करने से जो हमारा आंसर आएगा, वो हमारा डेसिमल नहीं है, वो हमारा डेसाइल नहीं है, दशमक नहीं है। इस नंबर के ऊपर जो मद है, वो मद हमारी क्या होगी? दशमक होगी, वो मद हमारी चतुर्थक होगी। हम उदाहरण लेंगे और उदाहरण में करके देखेंगे। तो n+1/4 नंबर के ऊपर जो मद आएगी, वो हमारा चतुर्थक व्यक्तिगत श्रृंखला में। ऐसे ही n+1/10 इस नंबर के ऊपर जो मद आएगी, वो हमारा दशमक होगा व्यक्तिगत श्रृंखला में। और ठीक ऐसे ही अगर हम n+1/100 करें 100 शतमक के लिए, तो इस नंबर के ऊपर जो हमारी परसेंटाइल
यानी कि जो हमारी श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटेगा। तो इसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, n+1/100। इस नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो हमारी शतमक कहलाएगी, परसेंटाइल कहलाएगी। तो ये हमारा Q1 हो गया n+1/4, ये हमारा D1 हो गया n+1/10 नंबर पर जो मद आएगी, और ये हमारा P1 हो गया, परसेंटाइल फर्स्ट हो गया हमारा n+1/100 नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो। लेकिन आप सभी को पता है कि क्वार्टाइल जो होता है वो हम दो निकालते हैं, एक Q1 और एक Q3। अगर हमें Q3 निकालना है तो Q3 निकालने के लिए हम n+1 और इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे हम 3/4। तो ये हमारा Q3 का फार्मूला होगा 3 × n+1/4। ऐसे ही अगर हमें D3 निकालना है तो D3 के लिए हम 3 × n+1/10, क्योंकि ये हमारा D3 है। तो इस नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो मद। ऐसे ही अगर हमें P3 निकालना है तो 3 × n+1/100, इस नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो मद हमारी क्या कहलाएगी, P3 कहलाएगी, परसेंटाइल 3 कहलाएगी। तो इस तरह से हमें जो भी निकालना है, अगर हमें D9 निकालना है तो 9 × n+1/10, अगर हमें P9 निकालना है तो 9 × n+1/100। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत और खंडित श्रृंखला के अंदर ये सूत्र हमारे यही रहेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत श्रृंखला हो चाहे वो खंडित श्रृंखला हो। दोनों श्रृंखलाओं में Q1 निकालने के लिए n+1/4 और Q3 निकालने के लिए 3 × n+1/4। ऐसे ही D1 निकालने के लिए n+1/10 व्यक्तिगत श्रृंखला में, और खंडित श्रृंखला में अगर हमें D3 निकालना है तो 3 × n+1/10। तो लेकिन ये तो हमारी दो श्रृंखलाएं हैं, व्यक्तिगत और खंडित। जो हमारी तीसरी श्रृंखला है आवर्ती वितरण श्रृंखला, जिसे हम वर्गांतर, जिसके अंदर हमारी दी हुई होती है, वहां पर हमारे ये सूत्र नहीं लगेंगे, वहां पर अलग तरीका लगेगा। तो आवर्ती वितरण श्रृंखला के लिए अगर हमें Q1 निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे Q1? उसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे L1 + n/4 - CF/F × I। तो जब हम ये उदाहरण लेंगे वहां इसे डिटेल से करेंगे। L1 जो हमारा वर्गांतर है, उस वर्गांतर की लोअर वैल्यू होती है n/4, यानी कि n जो हमारी मदें हैं उन मदों का को हम 4 से भाग करेंगे, वो 4 - CF होती है हमारी जो हम संचयी आवर्ती निकालेंगे, वो संचयी आवर्ती, और बटे F यानी कि वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी वो, और गुणा I यानी कि वर्गांतर। तो ये जो हमारा सूत्र है इसे अच्छे से समझने के लिए जब हम इसका उदाहरण लेंगे तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। Q1 के लिए L1 + n/4 - CF/F गुणा I। अगर Q1 की जगह हमारा Q3 है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा n/4 है यहाँ पर हम 3n/4 कर देंगे। जैसे हम लिखेंगे L1 + 3n/4 - CF/F और गुणा I यानी कि हमारा क्लास इंटरवल वर्गांतर। तो ये हमने यहाँ पर सूत्र देखे, लेकिन जब इन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें तीनों प्रकार की श्रृंखलाओं के एक एक उदाहरण लेने पड़ेंगे। तो चलिए एक उदाहरण से हम इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, और ये उदाहरण हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला का है। व्यक्तिगत श्रृंखला जिसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक इकाई का अपना अलग अलग मान दिया हुआ होता है। अगर कोई एक अंक 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो हम उसे उतनी बार ही रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ 32 2 बार आया है तो हमने 2 बार लिखा है। तो इस व्यक्तिगत श्रृंखला में हमें चतुर्थक निकालना है। तो चतुर्थक निकालने के सूत्र हम पहले कर चुके हैं। n+1/4 इस नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो मद हमारी Q1 होगी। तो सबसे पहले अगर हमें क्वार्टाइल निकालना है तो व्यक्तिगत श्रृंखला में हम अपनी श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे, उतरते या चढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। तो ये हमारे जो अंक दिए हुए हैं हम इन्हें आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा अंक है वो, और उसके बाद हम बढ़ते चलेंगे 10 11, उसके बाद 15 और फिर 17 के बाद 20 और 20 के बाद हमारा अगला अंक आता है 21 के बाद 32 हमारा 2 बार है, और फिर 33 35 और लास्ट में आएगा हमारा 41 41।
यहाँ पर अगर हम इन्हें गिने तो हमारी n जो होता है, मदों की संख्या जो है वो 11 है। तो हमें निकालना है Q1 और फिर निकालना है हमें Q3। तो आप सभी को फार्मूले का पता है, n+1/4 नंबर के ऊपर जो मद होगी वो मद हमारी क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर वो मद हमारी Q1 होगी। तो n 11 जमा 1 बटे 4, तो 12/4 यानी कि तीसरे नंबर पर, 3 हमारा Q1 नहीं है, तीसरे नंबर के ऊपर जो हमारी मद है वो मद हमारी Q1 है। तो तीसरे नंबर पर हमारी ये मद है 1 2 3, तो Q1 हमारा यहाँ क्या होगा 15 है। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत श्रृंखला में Q1 निकालते हैं। अगर हमें Q3 निकालना है तो Q3 के लिए हमने फार्मूला क्या यूज किया था, 3 × n+1/4। इस नंबर के ऊपर जो भी मद आएगी वो मद हमारी Q3 होगी। तो ठीक ऐसे ही करेंगे हम, n+1 साथ में हम गुणा 3 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 11 जमा 1 बटे 4, तो ये 36/4 आएगा। यानी कि 9वें नंबर पर जो मद है वो मद हमारी क्या है, Q3 है। तो 9वें नंबर पर हमारी मद कौन सी होगी, ये हमारी मद होगी 9वें नंबर पर। तो Q3 हमारा क्या होगा, 33 होगा। तो इस तरह से जो हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला होती है, उस व्यक्तिगत श्रृंखला में हम इस प्रकार से क्वार्टाइल चतुर्थक 1 और चतुर्थक 3 को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने व्यक्तिगत श्रृंखला का उदाहरण देखा। इसके बाद हम जो हमारी अगली श्रृंखला होती है, खंडित श्रृंखला, आवर्ती वितरण श्रृंखला, उसका भी एक उदाहरण लेते हैं और वहां पर भी हम Q1 और Q3 कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर अपना दूसरा उदाहरण लिया है। जो हमारी दूसरी श्रृंखला है खंडित श्रृंखला, विविक्त श्रृंखला भी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारी एक तरफ मदें होती हैं और दूसरी तरफ उनकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारा दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर भी हम चतुर्थक Q1 और Q3 निकालेंगे। तो विविक्त और खंडित श्रृंखला के अंदर इस प्रकार से हमारी मदें दी हुई मिलेगी और प्रत्येक मद के सामने उस मद की बारंबारता दी हुई मिलेगी। तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे चतुर्थक, तो इसके लिए सबसे पहले हमें CF निकालनी पड़ेगी। CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता जो होती है, उसे हम जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे 2 की बारंबारता 2 है, अब जो 3 की बारंबारता 3 है, तो उसके अंदर हम पिछली बारंबारता, जो पिछली फ्रीक्वेंसी होती है, उसे भी जोड़ देते हैं। तो इस 3 के अंदर हमने पिछली 2 को जोड़ा, तो ये हमारी 5 होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है 8, इसके अंदर हम अगर पिछली इन दोनों को जोड़ दे 8 और 8 के अंदर इन दोनों को जोड़ दे, यानी कि एक तरह से 8 के अंदर हमें 5 को जोड़ना है, तो वो इसकी संचयी आवर्ती बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13 के अंदर हम 10 को जोड़ेंगे, ये हमारा 23, और 23 के अंदर फिर हम 12 को जोड़ेंगे, तो ये हमारा 35, और 35 में फिर हम 16 को जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 51। 51 में फिर हम 10 को जोड़ेंगे 61, 61 में हम 8 को जोड़ेंगे 69, और 69 में हम 6 को जोड़ेंगे 75। तो इस तरह से जोड़ते हुए ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको जोड़ते हुए हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती निकालेंगे। जो संचयी आवर्ती में हमारी जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी होती है और जो इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल जोड़ होता है, वो हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर ये हमारा जोड़ इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हमने संचयी आवर्ती करते समय हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, गलती हुई है। तो सबसे पहले हम इस तरह से संचयी आवर्ती निकालेंगे। इसके बाद हम Q1 निकालने का वही फार्मूला n+1/4, इस नंबर के ऊपर जो मद होगी वो मद हमारी क्या होगी, Q1 होगी। तो n यहाँ पर क्या होता है, n यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, यानी कि जो हमारी लास्ट की फ्रीक्वेंसी है, वही संचयी आवर्ती है, वही हमारा n होता है। तो हम जो हमारा फार्मूला है वहां पर हम n की वैल्यू रखते हैं 75 जमा 1/4, यानी कि 76/4। तो ये हमारा आएगा, इस नंबर के ऊपर जो मद है वो मद हमारी Q1 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 19 नंबर के ऊपर जो मद है वो मद हमारी क्या है, Q1 है। तो 19 कैसे देखेंगे, वो हम संचयी आवर्ती में देखेंगे। तो जब हम संचयी आवर्ती को देखते हैं तो 13 हमारा 19 से कम रह जाता है। 23 जो है इसके अंदर हमारा 19 भी है, जो 23 है इसी के अंदर हमारा 19 लाई कर रहा है। तो इसके सामने वाली जो मद है,
प्यारे बच्चों इसके सामने वाली जो मद है वो मद हमारी Q1 कहलाएगी। जो संचयी आवृत्ति हमारी जो हमने यहाँ पर n+1/4 करके निकाला 19th निकला, तो 19 हम इसमें देखेंगे संचयी आवृत्ति में देखेंगे। संचयी आवृत्ति के सामने हमारी फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी के सामने हमारी मद है। तो जो मद इस संचयी आवृत्ति के सामने होगी वो मद हमारी Q1 है। तो Q1 हमारा आंसर क्या है 5। Q1 हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा 5, ये हमारा आंसर है, ना कि 19th आइटम। तो 19th नंबर के ऊपर जो आइटम है वो हमारा 5 है, तो Q1 हमारा 5 है। ऐसे ही अब हम Q3 अगर निकालें तो Q3 के लिए हम इसके सामने 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × n+1/4 ये हमारा Q3 का फार्मूला होता है। तो 75 जमा 1 इसको हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 × एक तरह से हमारा 76/4 ये आएगा, यानी कि 19 को भी हम 3 से कर सकते हैं, यानी कि 57 नंबर के ऊपर जो हमारी मद है वो मद हमारी Q3 है। तो 57 को भी हम कहाँ देखेंगे, अपनी संचयी आवृत्ति में देखेंगे। तो संचयी आवृत्ति में जब हम देखते हैं तो 57 से कम होता है, लेकिन 61 जो है इसके अंदर 57 है। तो 61 के सामने वाली जो मद है तो प्यारे बच्चों वो क्या है हमारा 8। तो Q3 हमारा क्या होगा 8 होगा। Q3 हमारा 57 नहीं होगा, Q3 क्या होगा 57 के सामने जो हमारी मद है, यानी कि Q3 क्या निकलेगा हमारा 8 निकलेगा। तो ये तो हमने खंडित श्रृंखला के अंदर क्वार्टाइल को निकाला, Q1 और Q3 को निकाला। अगर हमें डेसाइल निकालना है तो हम ऐसे ही पहले CF निकालेंगे, संचयी आवर्ती निकालेंगे, और फिर हम Q1 की जगह D1 का फार्मूला लगाएंगे, n+1/10 10 करेंगे डेसाइल के लिए, और उस नंबर के ऊपर जो मद आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी D1 बन जाएगी, डेसाइल 1 बन जाएगी। अगर हमें D9 निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 9 × n+1/10 D9 के लिए हम ये करेंगे, तो उस तरह से फिर हमारा डेसाइल बन जाएगा। और ठीक ऐसे ही अगर हमें परसेंटाइल निकालना है तो हम परसेंटाइल का भी उसी तरीके से फार्मूले का प्रयोग करेंगे, n+1/100 उस नंबर के ऊपर जो मद आएगी, और जो भी परसेंटाइल हमें निकालना है उसी परसेंटाइल का हम फार्मूला लगाकर हम शतमक निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अंदर अधिकतर चतुर्थक, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के बारे में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने जो हमारी खंडित श्रृंखला थी, आवर्ती वितरण श्रृंखला थी, खंडित श्रृंखला, विविक्त श्रृंखला जो हमारी होती है उसके अंदर हम किस प्रकार से Q1, Q3 या D1, D9 या P1, P99 ये कैसे निकालेंगे ये हमने देखा। अब हम जो हमारी अगली श्रृंखला होती है, तीसरे प्रकार की श्रृंखला जो होती है वर्गांतर श्रृंखला, उसका एक उदाहरण लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं Q1, Q3 किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने अपनी जो तीसरी श्रृंखला है उसका उदाहरण लिया है। तीसरी श्रृंखला होती है हमारी वर्गांतर वाली श्रृंखला, आवर्ती वितरण श्रृंखला, जिसके अंदर ये हमारे वर्गांतर दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसके सामने उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और इस श्रृंखला के अंदर भी हम चतुर्थक निकाल कर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें चतुर्थक निकालने के लिए जैसे पहले किया था वैसे ही संचयी आवर्ती CF निकालनी पड़ी। CF जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसीज का जोड़ किया, तो यहाँ पर भी जोड़ करते हैं। ये हमारी 22 की 22 ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, और 22 में जब हम 38 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 60, 60 के अंदर फिर हम 46 को प्लस करेंगे तो ये 6, और ये हमारे 106, 106 में फिर हम 35 को जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 141, और इसके अंदर जब 20 को जोड़ेंगे तो 161। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारी लास्ट की CF है और जो हमारी F फ्रीक्वेंसीज का टोटल है वो हमारा बराबर होना चाहिए, तो इट मीन्स हमने CF सही निकाली है। अब आगे हमें Q1 निकालने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, ये हमने पहले सीखा था कि Q1 के लिए जब हमारी आवर्ती वितरण श्रृंखला होती है तो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे L1 + L/4 - CF/F × I, ये हमारा सूत्र रहेगा। तो इसके लिए L1 क्या होता है, जो हमारा n/4 आएगा उस n/4 का जो वर्गांतर होगा उसकी लोअर वैल्यू। तो पहले हम n/4 निकालते हैं, ये हमारा n है 161, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ये n है। तो n/4 क्या होगा, n/4 161 को हम 4 से भाग देंगे, तो ये हमारा जब हम भाग देंगे तो 40.25
ये हमारा n/4 है 40.25। तो ये हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर ये 22 40.25 से कम है, लेकिन 60 के अंदर 40.25 आता है। तो इस 60 ये जो है हमारी CF जो है, इससे ऊपर वाली जो CF होती है उस हम CF को लेते हैं, और इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा F होती है, और उसके सामने वाले ही वर्गांतर की जो लोअर वैल्यू होती है वो हमारी L1 होती है। जो हमने फार्मूले का प्रयोग किया L1, यानी कि कौन से वर्गांतर की लोअर वैल्यू, वो हम n/4 से निकालेंगे। तो n/4 161/4 हमने किया, 40.25 आया। 40.25 कौन सी हमारी CF में आता है, वो 60 के अंदर आता है। 22 हमारा 40 से 0.25 से कम है। तो 60 के ऊपर वाली जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारा n/4 आया, उससे ऊपर वाली CF हम लेंगे। यहाँ पर जो CF की वैल्यू लिखूंगी वो मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगी, और F की जो वैल्यू होगी वो मैं इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी जो है, वो सामने वाली फ्रीक्वेंसी वो मैं F की वैल्यू लिखूंगी, और सामने वाले ही वर्गांतर की जो लोअर वैल्यू होती है वो हमारी L1 होती है। तो चलिए फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। L1 की जगह हम लिखेंगे 10 जमा n/4 हमारा आया 40.25 माइनस F हमारा क्या आएगा 22, और बटे करेंगे हम, ये CF की जगह हमारा 22 आ गया, और बटे करेंगे हम F, यानी कि F कितना है हमारा 38 गुना I। अब I क्या होता है, I होता है इंटरवल। हर एक वर्गांतर के अंदर हमारा 10 का वर्गांतर है, तो ये हमारा I हो गया 10। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो 10 प्लस 40.25 से हम 22 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 0.25 40 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे तो ये 18 आएगा, 18.25 बटे 38 गुना 10। तो 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल है एक स्थान उधर सरक जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 जमा 182.5 बटे 38। तो बच्चों आपको यहाँ 182.5 को 38 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो लगभग आएगी 4.8 के बराबर। तो जब 10 के अंदर हम 4.8 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 14.8। तो ये जो है ये हमारा आंसर है 14.8। ये हमारा Q1 है, Q1 क्वार्टाइल 1 है। तो हमने फार्मूले का प्रयोग किया L1 प्लस n/4 माइनस CF बटे F गुणा I। अब ये सब होते क्या है ये हमने यहाँ पर देखा। अगर हमें Q3 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो Q3 के लिए फार्मूला तो हमारा यही रहेगा। फार्मूले में चेंज क्या आएगा, फार्मूले के अंदर चेंज आएगा कि जो n/4 है यहाँ पर हमारा 3n/4 हो जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा L1 प्लस 3n/4 माइनस CF बटे F गुणा I। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने n/4 निकाला था, ऐसे ही हमें 3n/4 निकालना पड़ेगा। 3n/4 निकालने के लिए हम अपने इस n/4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा 120.75 आएगा। तो प्यारे बच्चों 3n/4 जो हमारा आया है, अब हमें उसी के हिसाब से फिर से अगली दूसरी बार हमें CF चुननी पड़ेगी, दूसरी बार हमें F चुनना पड़ेगा, और दूसरी हमें लोअर वैल्यू L1 लेनी होगी, और उसके हिसाब से हम अपना Q3 निकालें। तो 3n/4 हमारा 120.75 है। इसे हम देखते हैं अपनी CF के अंदर संचयी आवर्ती में, तो ये हमारी 141 ये वाली जो CF है यहाँ पर लाई करेगा। तो CF हम कौन सी लेते हैं, उससे ऊपर वाला, तो 106 हमारी नई CF बन जाएगी, 35 हमारा नया F बन जाएगा, और इसके सामने वाले ही वर्गांतर की लोअर वैल्यू जो 30 है वो हमारा L1 बन जाएगा। तो फार्मूला हम पुट करेंगे और उस फार्मूले के अंदर अपने वैल्यूज को रखेंगे। तो L1 के स्थान पर हम रखेंगे 30 जमा n/4 के स्थान पर हम रखेंगे 3n/4 यानी कि 120.75 माइनस CF के लिए हम माइनस करेंगे 106 और बटे F के लिए हम रखेंगे 35 को, क्योंकि अब हमारा F 35 है, और गुणा करेंगे हम I जो कि क्लास इंटरवल होता है, जो कि हर एक का एक समान है 10। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 30 जमा 120.75 से हम 106 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 14.75 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो डेसिमल हमारा एक स्थान उधर तक जाएगा,
147.5 बन जाएगा। और जब इसे 35 से हम डिवाइड करेंगे या जो हमारा ये कटेगा उसे काटेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी लगभग 4.2। इसे सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 4.2। और जब हम इसे जो हमारा L1 30 है उसके अंदर प्लस करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 34.2, 34.2। ये हमारा Q3 होगा। तो प्यारे बच्चों, Q3 के लिए हमने फार्मूला यही यूज किया है। n/4 के स्थान पर हमने 3n/4 लिया है और 3n/4 की जो वैल्यू आई है उसी के हिसाब से हमने नई CF को चुना है, नए F को लिया है और नई लोअर वैल्यू ली है और उन्हें पुट करके हम अपनी वैल्यू निकालेंगे Q3। इसी तरह से अगर हमें दशमक निकालना है या हमें शतमक निकालना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा लगभग यही होगा, n/4 के स्थान पर n/10 आ जाएगा। कब? जब हम दशमक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दशमक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटता है। तो दशमक के लिए n/10। अगर हमें निकालना है D9 निकालना है तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। D7 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमें दशमक निकालना है, 7वां दशमक निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 10 से ही करेंगे, क्योंकि दशमक 10 बराबर भागों में श्रृंखला को बांटता है। ऐसे ही अगर हमें परसेंटाइल निकालना है तो परसेंटाइल के अंदर फार्मूला यही रहेगा, लेकिन n को हम डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटाइल श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटता है। अगर हमें 75 नंबर वाला 75वां हमें शतमक निकालना है तो 75 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिवाइड किससे होगा? 100 से, क्योंकि शतमक श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें जब फार्मूले की जानकारी हो जाती है, सूत्र का प्रयोग करना हमें आ जाता है, तो हम दशमक, शतमक या चतुर्थक हम सभी की गणना कर सकते हैं। अगर हम परीक्षा के हिसाब से जाने तो परीक्षा में अधिकतर चतुर्थक के बारे में प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। दशमक और शतमक के बारे में अधिकतर जो हमारे सवाल होते हैं वो कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें फार्मूले के और इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो चतुर्थक होता है वो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन चतुर्थक होते कितने हैं? 3। ऐसे ही दशमक 10 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन होते कितने हैं? 9। और ऐसे ही शतमक 99 होते हैं, 1 कम होता है। इसके अलावा जो मध्यिका होती है और जो हमारा Q2 सेकंड वाला जो क्वार्टाइल होता है, चतुर्थक होता है, उन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो मीडियन बराबर है Q2 और ये बराबर होंगे D5 और P50 की, क्योंकि जो दशमक होगा उसके अंदर D5 भी श्रृंखला को बिल्कुल बीच से बांटेगा। आधी श्रृंखला उसके ऊपर होगी, आधी श्रृंखला नीचे होगी। तो D5 और Q2 और मध्यिका, और ऐसे ही हमारा P50 यानी कि 50वें नंबर का जो शतमक है वो शतमक भी बिल्कुल मध्य में होगा। तो P50, D5, Q2 और मध्यिका ये सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी आज की कक्षा में जाना कि विभाजन मूल्य क्या होता है, कौन कौन से विभाजन मूल्य होते हैं, हमने सबकी परिभाषा, सबके फार्मूले, सूत्र और उनका प्रयोग करके हम किस प्रकार से इनकी कैलकुलेटिंग करते हैं वो सब हमने आज सीखा। तो आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।